सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास है जनरल साइंस की वो लेके आया हूँ। इससे पहले जो मैंने दो जो जनरल साइंस की क्लासेस ले ली हैं जो फिजिक्स पे हैं, तो जिन जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो पहले उनको देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, क्योंकि जो यहाँ से जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स टॉपिक से, तो वो आपका पेपर में कोई भी नहीं छूटेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हम पढ़ेंगे इनर्शिया। जो हमारे पास हमने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा था जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता था, मतलब जड़त्व का क्या नियम है। तो जो जड़त्व का नियम है उसकी आगे तीन प्रकार का होता है। जो टाइप्स हैं इसकी, कितनी टाइप्स है कि जो इनर्शिया है वो कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। और ये जो तीनों की तीनों टाइप्स कौन सी होती हैं, एक कि हमारा रेस्ट में होगा, एक हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और एक हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में होगा। इनका बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे बुक है, बुक जो है हमारे पास टेबल पे पड़ी हुई है तो वो टेबल पे रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी जब तक मैं उसको उस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा या मैं उसको उठाऊंगा नहीं। तो ये इनर्शिया है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि सडनली स्टार्ट ऑफ द लिफ्ट, कि अगर अचानक से लिफ्ट स्टार्ट हो जाए तो हमें झटका लगता है। और वो जो एग्जाम्पल होता है वो किसका होता है, एनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और एक और एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो बस है, बस अगर रेस्ट पोजीशन में है और वो एकदम स्टार्ट हो जाती है तो जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं तो उनको क्या लगता है, झटका लगता है और हम जो है वो पीछे की तरफ गिरते हैं। तो क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बस के सरफेस के साथ, जो बस का सरफेस है उसके साथ क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है। जैसे ही बस क्या आती है, मोशन में आ जाती है, तो हमारा जो लोअर पोर्शन होता है वो भी किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। बट जो अपर पोर्शन रहता है, जो हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का ऊपर वाला जो भाग होता है वो रेस्ट में ही रहता है, रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है, इसलिए हमें क्या लगता है, झटका लगता है। तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि हमारे पास ये दूसरा लॉ है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, अगर वो सीधे रोड पे जा रही है, अगर वो टर्न करती है कहीं पे, अगर टर्न करेगी तो हम भी उसी जिस तरफ वो टर्न करेगी उसी तरफ हमारी बॉडी भी क्या करती है, टर्न करती है, या उस तरफ हम गिर जाते हैं। ठीक है जी। तो क्या बोला गया कि जैसे अगर कोई बस है, अगर वो कोई मोड़ को काटती है तो जिस तरफ को वो मोड़ काट रही है तो बॉडी भी उसी तरफ क्या हो जाती है, टर्न ले लेती है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास जो इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी मोशन में रहेगी। पर कब तक रहेगी? जब तक मैं उस पर फोर्स नहीं लगवाता, या मैं उसको रोकने के लिए फोर्स नहीं लगाता तो वो रुकेगी नहीं। या अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ही वो रुकेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बस हमारे पास अचानक चल रही है और एकदम से ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगा दी तो उस वजह से क्या होगा कि हमारा जो लोअर पोर्शन था वो तो रेस्ट में आ गया, क्योंकि वो बॉडी के जो वो क्या था, हमारे साथ जो बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में था। मतलब हमारा जो लोअर पार्ट था बॉडी का, शरीर का, वो किसके साथ टच में था, कि बॉडी के बस के सरफेस के साथ। तो बस रेस्ट में आ गई तो वो भी रेस्ट में आ गया। बट जो अपर बॉडी के, जो शरीर का ऊपर वाला भाग था, वो किस में था, भी मोशन में था। और जब वो एकदम रुकेंगे तो हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ गिरेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है कि कभी आपने कारपेट को डंडे से मारा होगा तो जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं। तो क्यों नीचे गिर जाते हैं? क्योंकि जो हमारे पास कारपेट होती है वो मोशन में आ जाती है और जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास इनर्शिया के जड़त्व के तीन नियम थे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करेगा,
सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी पत्थर को धागे से बांधा है और उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो जो पत्थर है वो क्या है जी, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक सिंगल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या हुआ कि जब इस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बोला गया कि इस मोशन में क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसमें यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट रेट होता है उसका रोटेशन का, और कांस्टेंट उसकी स्पीड रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म विद द चेंजिंग रेट ऑफ द रोटेशन। मतलब जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है वहां पे जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, बट जो हमारे पास रोटेशनल मोशन होता है, अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस होता है। अब क्या होता है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अब हमारे पास क्या है कि कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, अगर यहाँ ए पोजीशन पे है, अगर वो इस पोजीशन पे पहुंचता है, ए से बी जाता है, तो यहाँ पे एंगल बनाता है थीटा। ठीक है जी, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब जो हम थीटा निकालेंगे, जो मैंने आपको बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि ये जो आर्क होती है, आर्क ए बी, इसकी जो लेंथ होगी जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ से, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा, ठीक है जी, इसका जो रेडियस होगा उस वो हमें क्या बताएगा, एंगल बताएगा कि कितने एंगल पे ये बॉडी ने डिस्प्लेस किया। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगुलर, कि हमारे पास जब कोई भी बॉडी रोटेशन में होगी या सर्कुलर मोशन में होगी तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। एक बात ध्यान में रख लेना कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी सर्कल में घूमे या कोई भी उसका रोटेशनल मोशन होगा, तब हमारे पास एक वर्ड आ जाता है एंगुलर। ठीक है जी, और अगर हमारे पास सीधा लीनियर मोशन है तो क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है जी, वेलोसिटी आएगी, और हमारे पास एक्सेलरेशन। बस जैसे ही हमारे पास मोशन चेंज हो गया, मतलब रोटेशनल से सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन है, तो एंगुलर आ जाता है। अब ये हमारे पास क्या था, इस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पत्थर को अगर मैं बांधूंगा धागे के साथ और उसको घुमाऊंगा, तो वो जो पत्थर है वो क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसका मास होगा। ठीक है जी, अब उसका जो मास होगा वो क्या करेगा, किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये किस मोशन में हुआ, सर्कुलर मोशन में हुआ। अब रोटेशनल क्या होता है, द होल सिस्टम, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, घूमेगा। मतलब जो हमारे पास अर्थ है उसकी जो एक फिक्स एक्सिस है उसके अराउंड अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो ये जो मोशन है इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। बात समझ में आई कि हमारे पास जब पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा, तो उस सिस्टम को बोला जाएगा रोटेशनल सिस्टम। अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट हमारे पास घूमेगा, जैसे पत्थर है, पत्थर जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर सर्कल में घूमेगा तो उसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। बात क्लियर है, क्लियर है जी। अब हमारे पास सर्कुलर और उसमें रोटेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पंखा है, पंखा जो है उसकी एक फिक्स एक्सिस होती है और उसके अराउंड उसके जो हमारे पास जो पंखे के जो हमारे पास फर होते हैं, ठीक है, जो उसके मतलब साथ में जो पंखे के फ्लाइज होते हैं वो क्या करते हैं, उस फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, घूमते हैं। तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। और वहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी आती है वो एंगुलर वेलोसिटी आती है। कौन सी वेलोसिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया, थीटा होता है ओवर में टाइम। और लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, बी इज इक्वल टू डी अपॉन में टी। तो ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, ये हमारे पास एंगुलर। एंगुलर तब आएगी जब बॉडी या तो सर्कल में घूमेगी या रोटेशन में घूमेगी, ठीक है। और लीनियर तब आएगी जब हमारे पास कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, तब ये आती है। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको फिर वहीं पे स्लाइड पे ले चलता हूं। क्या हमारे पास देखिए, एक सेकंड, मैं इसको फिर स्लाइड पे लेके आता हूं आपको। कहा गया कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कि ऐसा मोशन होता है जहां पे स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और बोला गया कि सर्कुलर मोशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि उसके सेंटर से लेकर हर एक पॉइंट तक डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा। वो डिस्टेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कि यहाँ से भी आर डिस्टेंस है तो ये भी आर होगा, ये भी आर है, कि डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज है नहीं होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है कि कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलने का मतलब क्या है,
अगर मैं 1 मीटर चल रहा हूं 1 सेकंड में, तो अगला 1 मीटर भी कितने में चलूंगा, 1 सेकंड में चलूंगा। ना तो इससे कम होंगे ना तो इससे ज्यादा होंगे। जैसे हमारे पास अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस में घूमने के लिए कितना टाइम लेती है, 24 आवर लेती है। ठीक है जी, तो 24 आवर लेती है अर्थ अपनी एक्सिस में घूमने के लिए। तो उसका जो मोशन है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन है। वहां पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वहां पे कांस्टेंट क्या रहेगा, स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है। क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है, और बट डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए वहां पे स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब जो हमारे पास जो अर्थ है वो रोटेशन करती है, वहां पे वेलोसिटी अगर हम बोलें तो इस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं बोलूँ तो स्पीड को भी b से लिखूंगा, तो b इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी उसमें, इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो पेपर में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थ इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो मैंने आपको समझाया कि 1 मीटर में 1 मीटर डिस्टेंस को चलने के लिए मैं 1 सेकंड लेता हूं, तो अगला भी 1 मीटर 1 ही सेकंड में चलूंगा। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर को चलने के लिए मैंने 2 सेकंड लगा दिए या 5 सेकंड लगा दी, तो ऐसा नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, वो क्या होगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बात क्लियर है जी। अब हमारे पास अब इस पे क्या होता है, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब देखिए बोला गया कि बॉडी जो है उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर चेंज द वेलोसिटी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपको पता है वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आती है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी ओवर में टाइम। क्लियर है जी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन चेंज होगी। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहेगी और वहां पे एक्सेलरेशन आती रहेगी। जो इसमें कहा गया कि जो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है कि जो हमेशा टूवर्ड्स सेंटर लगती है, जो टूवर्ड्स सेंटर लगेगी उसको क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है, और सेंटीपिटल फोर्स भी बताता हूं, विच इज ऑल्सो बी कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, कि जिस एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास जो बॉडी है वो घूम रही है, तो एक्सेलरेशन भी उस एक्सिस की तरफ लगेगी, जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको आगे बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा होती है। तो अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या करेगी, टूवर्ड्स सेंटर होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ एंगुलर जो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स होती है वो क्या होती है, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम टाइम फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल, ठीक है जी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहती है वो क्या होती है कि हमारे पास देखिए, हमेशा ध्यान रखना ये कहाँ लगेगी, टूवर्ड्स सेंटर, हमेशा केंद्र की तरफ लगेगी, कि केंद्र को लगने वाली जो फोर्स होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, टूवर्ड्स सेंटर की। हमेशा ये कहाँ लगेगी जी, सेंटर की तरफ लगेगी, हमेशा कहाँ लगेगी, सेंटर की तरफ लगेगी। ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास फोर्स है ये हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होती है। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो सर्कल में घूमता है, ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई उसका मास होगा, और मास उसका क्या होगा, m होगा। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस है। अब सेंटीमीटर फोर्स मतलब Fc इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर में r। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेंटीमीटर फोर्स का। पेपर में पूछते हैं व्हाट इज द राइट फॉर्मूला फॉर द सेंटीमीटर फोर्स, तो क्या होता है, mb स्क्वायर ओवर r जो है इसका जो है करेक्ट फॉर्मूला है। अब दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ से इरेजर ले लेता हूँ। देखिए, अब मैं कुछ और बात भी आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। अब पेपर में जैसे क्वेश्चन रहता है, ये जो हमारे जैसे पेपर रहते हैं, टेक्निकल का पेपर रहता है आर्मी का, ठीक है, और जो हमारे पास अदर कोई जो एनडीए सीडीएस का पेपर रहता है, उसमें जो जनरल फिजिक्स में ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये रिलेशन होती है, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी की रिलेशन होती है किसकी किसकी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की, वो क्या होती है वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, तो उसको राइट डाउन कर लेना, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड को, अब हमारे पास दो, एक मैंने आपको बता दी सेंटीमीटर फोर्स, अब एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो हमेशा टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है, हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है जी, कि जो हमारे पास अंदर की तरफ, ये हमारे पास कोई बॉडी है सर्कल में घूम रही है, तो अंदर की तरफ लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर की तरफ कौन सी लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, कहाँ होती है ये जी, अवे फ्रॉम सेंटर। क्या कहा, अवे फ्रॉम सेंटर, ये हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगेगी, ध्यान में रख लेना। और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है, mv²r। आपने मौत का कुआं देखा होगा, वहां पे जो बंदा है वो क्या करता है, सर्कल में अपनी बाइक को घुमाता है, बट वो गिरता नहीं है क्योंकि उसको बैलेंस करके रखती है ये वाली फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। अब जब हम मोड़ काटते हैं बाइक पे तो बाइक को ज्यादा ही बेंड कर देते हैं। ठीक है जी, आपने भी किया होगा, स्टंट किए होंगे तो आपको भी पता होगा कि जब आप मोड़ काटते हो तो बड़ा ही बाइक को बेंड कर देते हो, बट फिर भी हम नहीं गिरते हैं क्योंकि मोड़ जो है वो हमें अंदर की तरफ खींचता है, बट एक फोर्स हमें बाहर की तरफ खींचती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जो अंदर की तरफ लगती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसलिए हम दोनों फोर्स हमको बैलेंस करती है, इसलिए हम गिरते नहीं है। ठीक है जी, अब क्या होता है, एक रिलेशन मैंने आपको बताई कि जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होती है, वो क्या होती है, देखिए लीनियर वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, तो ये रिलेशन होती है आर ओमेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पेपर में पूछ लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, तो b अपॉन में r होगा। नोट कर लेना इसको कि ये जो है ये रिलेशन होती है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तब आएगी जब बॉडी सर्कल या रोटेशन में होगी, लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में। दूसरी रिलेशन होती है हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है और लीनियर एक्सेलरेशन होती है। तो हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू हमारे पास आता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास रिलेशन होती है, इसको भी ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन क्या होता है। अब फ्रिक्शन क्या होता है कि जो भी फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिस तरफ को मोशन है उसकी उल्टी डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगी, जो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगेगी उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या क्या होगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इस बक्से को इस तरफ धक्का दे रहे हैं, मतलब मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा जी, देखिए ऑपोजिट में। अब फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऐसी फोर्स होती है जो दूसरी बॉडी को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब स्लाइड और रोलिंग ऑन द वन सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर, कि कोई भी बॉडी है जो हमेशा फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लगेगा, दोनों बॉडी के सरफेस पे लगेगा। एक बॉडी जो जिस पे वो बॉडी रोल कर रही है, स्लाइड कर रही है, दूसरी जो बॉडी जिस पे वो स्लाइड कर रही है। ठीक है, दोनों जो है हमारे पास कि एक प्रकार की फोर्स होती है जो मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब उसके मोशन को रोकती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन होता है हमारे पास वो कितने टाइप का होता है, देखिए हमारे पास जो टाइप्स होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल पे पड़ा हुआ है और टेबल पे कोई बुक पड़ी हुई है, तो वो किस में, उसमें कौन सा फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब एफएस है। ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है तो वहां पे क्या आएगा जी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम एफके से बोलते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन, अगर कोई भी बॉडी है जो रोल भी कर रही है और मूव भी कर रही है तो वहां पे क्या आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। जो व्हील है, ठीक है, जो पहिया होता है वो घूमता भी है और आगे भी जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि मतलब जो हमारे पास पानी की लेयर बनती है, पानी आगे मूव करता है, फ्लूइड मतलब कोई भी प्रकार का लिक्विड, तो वो हमारे पास कोई भी द्रव्य जो होता है अगर वो मूव करता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि हमारे पास मतलब फ्रिक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन देखिए जो रफ सरफेस होता है, जो खुरदरा सरफेस होता है, वहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि हमें टाइल्स जो होती है उस पर चढ़ना, हम जब चलते हैं तो हम गिर जाते हैं, हमारा पैर स्लिप कर जाता है और हम गिर जाते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है। अब हमारे पास कोई भी खुरदरा सरफेस होगा, ठीक है, जो रफ सरफेस होगा, अगर हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, बड़ा ज़्यादा होगा। जैसे अगर कहीं पे खड्डे या मतलब ऊपर खाबड़ है तो वहाँ पे अगर हमें किसी बॉडी को स्लाइड करना है तो बड़ा हमें फोर्स लगानी पड़ती है वो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एग्जाम्पल स्टैटिक फ्रिक्शन के, जो हम बर्फ के खिलाफ स्केटिंग करते हैं, जो हमारे पास स्केटिंग है वो बर्फ के अगेंस्ट करें तो ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फिर जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं,
तो उस जब हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे कौन से फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। फिर जो टेबल लैंप है वो रेस्ट पे है, कहाँ पे, टेबल पे, तो वो भी कौन सा है, जैसे मैंने आपको बुक बताई। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकंड, हाँ, जो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि जो इसकी एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन की एडवांटेज क्या होती है। जैसे हमारे पास जो भी हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ब्रेक जो हम लगाते हैं उससे क्या होता है, जो टायर होता है, जो गाड़ियों का टायर होता है और जो हमारे पास वहाँ पे रोड होता है, उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, इसीलिए जो गाड़ी है वो रुक जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी गाड़ी रुकती नहीं, वो चलती रहती। हम जब अर्थ पे चलते हैं तो भी क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। दूसरा क्या बोला इन्होंने कि जितने भी यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के तरफ मतलब फैले हुए हैं, तो उनके बीच में भी क्या होता है, जो हमारे पास वास्तव में पूरे ग्रह जो पृथ्वी के निकट आने वाले पहले घर्षण मतलब फ्रिक्शन के कारण शुद्ध ग्रह तथा पत्थर रूप वातावरण में बिखरे हुए हैं, कि जितने भी ग्रह हैं अर्थ के अराउंड जो घूम रहे हैं या मतलब उसके अराउंड जो फैले हुए हैं, वहां पे भी क्या है जी, फ्रिक्शन की वजह से वो काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट निकलती है, और वो जो हीट है वो किस फॉर्म में निकलेगी, एनर्जी की फॉर्म में निकलेगी और एनर्जी बेस्ड होगी। आपको पता है कि जहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से जैसे हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब वो गर्म किस वजह से हुई, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, मतलब इन फॉर्म ऑफ हीट। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें घर मतलब जो हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन से बचने के लिए कभी आपने देखा होगा कि आपके पास कोई भी मशीन है तो उसमें ऑयल दिया जाता है, लुब्रिकेंट दिया जाता है, कि ताकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो वहाँ पे पाउडर डालते हो ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाए और आप कैरम बोर्ड अच्छे से खेल पाओ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, कि कोई भी ऑयल है हम उसको क्या देते हैं, मशीनों के पार्ट्स को देते हैं ताकि वो इजीली काम कर सके। अब क्या बोला है इन्होंने कि जो हमारे पास फ्रिक्शन होता है वो वर्क करता है रिवर्स ओरिएंटेशन ऑफ द मोमेंट, इट इज डिक्रीज द मोमेंट ऑफ अ शिफ्टिंग, कि हमारे पास फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, उल्टा काम करता है, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उससे उल्टा जो है वो काम करता है, क्या, फ्रिक्शन। क्लियर है जी। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इससे आगे रहेगी, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। ठीक है जी, धन्यवाद।